रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आप कर्नल हरभजनीक सिंह की जुबानी उस कहानी को सुनेंगे। जिसकी पलटन ने वोलोंग में ऐसी वीर गाथाएं रची, इतने दुर्गम हालातों में भी कुछ ऐसा कर दिखाया कि हटके था। हमने चीनी जवान को बंदी बनाया। एक ही एक्शन में 300 चीनियों को शहीद कर दिया। भगदड़ सी मच गई थी उनके बीच में। अच्छा। कि उस चीनी कमांडर ने तो पीछे बोला कि भाई ये तो बहुत ही मजबूत डिफेंस है, इधर हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला, जैसे कि वो गलती मान रहे हो कि गलत जगह में उन्होंने अपना हाथ डाल दिया। चीन को पता ही नहीं था कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, हिज मैन फॉलो हिम अप टू द हिल। बड़ी तादाद में दुश्मन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा बेहतर आपसे हथियार और असला है, आपके पास साजो सामान की कमी है, तो आप कैसे जूझेंगे? आप जंगली पत्ते खा के भी गुजारा करते हैं, और बहुत जगह में लोगों ने किया। और आप ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरे पास मदद नहीं आई। आप तो पहले ही ये सोच के चल रहे हैं कि मैं अपनी जगह सक्षम हूँ, जब तक जान है किसी की माई के लाल की हिम्मत नहीं कि हमारे तक पहुँच सके। कालिका माँ का आशीर्वाद, हमारी हर चीज जो है कालिका माता की जय से शुरू होती है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, आदमी खत्म नहीं होता, उसका जज्बा खत्म नहीं होता, उसका स्वाभिमान खत्म नहीं होता, उसका देश प्रेम खत्म नहीं होता। लपक जाऊंगा, यही हमारे जवानों ने किया। कभी घोप दिया, कभी बट से पटक दिया, और जब वो भी अगर नहीं रहा हाथ में तो खाली हाथ लपक पड़े हो। जज्बा चाहिए, और आपका खून खोलता है, तो आप बताइए कि आदमी क्या नहीं कर सकता। इतने लोगों को अकेले लेफ्टिनेंट विक्रम और उनकी कंपनी खा गई, इसलिए इसको नाम दे दिया टाइगर्स माउथ। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हमने 1962 की जंग को सच में पूरा समझा है, या बस उसे एक हार कहकर आगे बढ़ गए? वोलोंग नक्शे पर भले छोटा लगे, लेकिन इतिहास में उसकी गूंज बहुत बड़ी है। यहीं 6 कुमाऊं के जंगी खड़े थे, सीमित हथियार, ना आर्टिलरी, ना एयर सपोर्ट, और सामने बेहतर सुसज्जित चीनी सेना। फिर भी नामती नाला ऐसा मोर्चा बना कि दुश्मन ने उसे टाइगर्स माउथ कहा। सोचिए, जब हालात साथ ना हो, गोलियां कम हो और पीछे हटने का कोई रास्ता ना हो, तब एक बटालियन कैसे काउंटर अटैक करती है। आज की बातचीत उसी जज्बे पर है। यह पॉडकास्ट है ग्रिट, ब्लड एंड ग्लोरी पर। एक किताब नहीं, बल्कि 6 कुमाऊं की आत्मा। और हमारे साथ हैं कर्नल हरभजनीक सिंह, जो इतिहास को सिर्फ बताते नहीं, उसे जी चुके हैं। तो आइए आज शब्दों के जरिए वोलोंग चलते हैं। तो कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। सर, ये जो टाइटल है, इसी से शुरुआत करते हैं, ग्रिट, ब्लड एंड ग्लोरी। 6 कुमाऊं का आप हिस्सा रहे हैं, ये टाइटल क्या बताता है? और ग्रिट से अगर हम शुरुआत करें तो ग्रिट का क्या मतलब है? नमस्कार भुवन, बहुत खुशी हुई आपके चैनल में आकर, आपके साथ जुड़ के और ये कार्यक्रम करने के लिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। ग्रिट, ग्रिट क्या होता है? एक आदमी की अपनी अपनी एक क्षमता होता है। जब वो अपनी क्षमता से बढ़कर कोई कार्य करता है और निष्ठा के साथ करता है, तो उसको ग्रिट कहते हैं। जहाँ पर आपकी शारीरिक मानसिक सीमाओं को ऊंचा उठाकर आप कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो दूसरों के लिए एक तरह से मिसाल होती है। जहाँ पर कोई आपको हिला नहीं सकता, आपको हटा नहीं सकता, और कोई आपके बीच में विघन नहीं पा सकता। आपके मन में एक ऐसी चीज आती है कि ये मेरी काबिलियत है, चाहे कुछ हो जाए मैं इस कार्य को पूरा करूँगा। और एक फौजी के जीवन में ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप हमेशा विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, और उसमें चाहिए एक ऐसी आपके मन में भावना कि आप कहें कि चाहे कुछ हो जाओ, इस चीज को मैं निपटने के लिए काबिल हूं, और जो मैं कार्य करूंगा अच्छा करूंगा। तो 6 कुमाऊं के उस ग्रिट की, उस अदम्य साहस की हम आगे बात करेंगे और जानेंगे कि ये उनके अंदर की ग्रिट क्या खास थी। लेकिन ब्लड की बात कर लेते हैं। लहू मांगता है बलिदान, तो ये ब्लड का यहाँ पर इस किताब में क्या मतलब है? सही बोला आपने।
लहू का सीधा बलिदान के साथ रिश्ता है। जब आप देश की रक्षा करते हैं, देश की माटी की सुरक्षा करते हैं, या उसके लिए कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपका तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको देश की माटी के लिए जरूरत पड़े तो खून बहाना पड़ता है। खून आपका हो या दुश्मन का हो, हमेशा फौजी चाहता है कि ये खून दुश्मन का हो, लेकिन वो संकोच नहीं करता कि अगर मेरे खून पे भी आ जाए तो मैं उसमें डरूंगा नहीं, पीछे नहीं हटूंगा और मैं कार्यरत रहूंगा। और यहीं से दास्ताएं बनती हैं गाथाओं की, जो लोग युगों युगों तक याद करते। तो ये एक तरह से ऋण होता है देश के लिए। जो सैनिक जैसे ही सेना में पहला कदम रखता है तो वो एक संकल्प लेता है कि भाई कुछ भी हो, मर मिट कर मैं देश का नाम हमेशा ऊंचा रखूंगा, चाहे कैसे हालात हो। तो 6 कुमाऊं के उस बलिदान की भी सर हम बात करेंगे आगे, और कितना खून बहा वादियों में, वोलोंग की वादियों में, वहां पर भी अपने दर्शकों को लेकर चलेंगे। लेकिन ग्लोरी की बात कर लेते हैं पहले, एक शब्द और छूट जाता है। क्या लगता है आपको यहाँ ग्लोरी का इस्तेमाल क्यों किया गया और उसका क्या मतलब? देखिए, कोई भी फौजी है उसमें देशभक्ति की भावना होती है। वो कोई भी कार्य इसलिए नहीं करता कि उससे उसको शौर्य मिलेगा। वो अपना कर्तव्य निभाता है, पूरी निष्ठा से निभाता है, और उस निष्ठा और कर्तव्यपूर्ण रहने के लिए शौर्य अपने आप उजागर होता है। और वो जो शौर्य है वो खुद नहीं मांगता, दुनिया उसको देती है। और ये है ग्लोरी। और 6 कुमाऊं ने हर जगह जहां पर भी कार्य किया, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया कि आज भी दुनिया उन्हें याद करती है, जो आज उनका शौर्य बन गया, जो उनके लिए एक नॉर्मल ड्यूटी थी। ये किताब पे चूंकि चर्चा हो रही है, और ये किताब 6 कुमाऊं और वोलोंग की जो घटना थी, जो युद्ध की घटना थी, उसका जिक्र इस किताब में बहुत ही विस्तृत तरीके से किया गया है, एक एक बात। और कैप्टन विक्रम की बात भी यहाँ पर आ रही है, लेफ्टिनेंट विक्रम, माफ कीजिए जी, उनकी बात भी यहाँ पर आ रही है। उनके किरदार पर भी हम आएंगे सर, बहुत उत्सुकता है हमें। और अपने दर्शकों से हम जरूर ये कह देना चाहते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आप कर्नल हरभजनीक सिंह की जुबानी उस कहानी को सुनेंगे। सर, उस कहानी पर आने से पहले एक सवाल तो है, इस किताब की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि एक फौजी अपना कर्तव्य जो निभाता है, ड्यूटी मान के करता है। उसको ये नहीं लगता कि कुछ वो खास कर रहा है, उसके लिए ये रोज का दिनचर्या है। और उस दिनचर्या में जब हम आते हैं तो अपने आप कहानियां बनती हैं। कहानियां बनती हैं शौर्य की, कहानियां बनते हैं जहां लोगों ने अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं से ऊपर उठ करके कुछ ऐसा किया जो आम आदमी नहीं कर पाता। तो जरूरत थी कि वो लोग जिन्होंने अपना बलिदान दिया, वो लोग जिन्होंने अपने पति खोए, वो बच्चे जो अनाथ हो गए, वो माता पिता जिनको देखभाल करने के लिए अपना जो बच्चा था, जवान बच्चा गंवाना पड़ा, उनकी कहानियां किसी तक नहीं पहुंचती। इसलिए एक तरह से ये कर्ज था हम लोगों के ऊपर कि उन सब की कहानी जो है हम लोगों के सामने लेके आए, ताकि दुनिया को पता लगे कि भी किस तरह से फर्ज निभाते निभाते बहुत सारे अपने घर के और जो अपने पर्सनल संबंध हैं वो पीछे छूट जाते हैं, और उनके परिवार किन मुश्किलों से जूझते हुए। आप देखिए, एक जवान औरत है जिसने पति खो दिया, भरी जवानी उसकी अकेले बितानी है, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको बाप का प्यार नहीं मिला, उन्होंने बड़ा होना है, उनको कोई पिता समान कोई बंदा नहीं होता जो उनको बता दे
जो आम पिता करता है कि बेटा ये ठीक नहीं है, बेटा इस रास्ते पर चलो, ये करोगे तो आपको तरक्की मिलेगी, यश मिलेगा। वो पिता जिसको उस बेटे ने सहारा बनना था बुढ़ापे में, उसका वो जो सहारा है वो छूट गया। तो देखिए, कोई आसान बात थोड़ी ना है, कोई छोटा त्याग है, बहुत बड़ा त्याग है। लेकिन आम तौर से लोग ये मानते हैं कि ये तो इनका नॉर्मल ड्यूटी थी कि इन्होंने क्या किया। इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया को एहसास दिलाया जाए कि ये कुर्बानी की क्या अहमियत है, और उसमें देश को देते वक्त उस इंसान ने खुद और उसके परिवार ने क्या खोया है। 1962 का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं कर्नल साहब, तो एक वाकया याद आता है। वाकया क्या याद आता है? ऐसा लगता है कि जब वो घटनाक्रम उस दौर में हुआ, वो जो टाइमलाइन थी, कई मोर्चों पर लड़ाई हमने लड़ी, कई जगहों पर चीनियों ने हमला किया, और वलोंग का जो किस्सा है वो अपने आप में एक अलग किस्सा है, अलग उसकी घटना है, वो एक ऐतिहासिक घटना के तौर पर दर्ज है। उस कहानी पर मैं आऊँगा, लेकिन जब 62 का जिक्र होता है तो एक नज़रिया पैदा होता है, या नज़रिया दिया जाता है कि भारत वहाँ हार गया था। यूँ तो भारत ने कई युद्ध लड़े, लेकिन 62 में भारत मोर्चे में पीछे हट गया था या कामयाब नहीं हो पाया था। तो जो नज़रिया है उस 62 की लड़ाई को लेकर, इस किताब में वो नज़रिया क्या वैसा ही है जैसा हम सुनते आए हैं, वही धारणा दिखाई देती है, या इसमें धारणा बदल रही है? देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को अप्रोच करते हैं तो ये हमारी दृष्टि के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा व्यू पॉइंट उसके ऊपर क्या है। आम लोग जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनकी धारणा वही होगी जो आपकी है जी। लेकिन मैं, जिसकी पलटन ने वलोंग में ऐसी वीर गाथाएं रची, इतने दुर्गम हालातों में भी कुछ ऐसा कर दिखाया कि हटके था, जिसकी वजह से यूनिट को और देश को गर्व है, जिसने चीन का घमंड एक तरह से तोड़ दिया। तो वो दूसरी जगह जो कार्रवाई हुई है, और जो आप कह रहे हैं हार, मैं नहीं उसको मानता। मेरा ये मानना है कि भी वलोंग में 6 कुमाऊं ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। सबसे पहला कीर्तिमान ये था कि ये अकेली बटालियन थी जिन्होंने संयोजित तौर पे दुश्मन के ऊपर अटैक किया, और उस अटैक में भारी सफलता हासिल करी। वो अलग बात है कि भी दुश्मन की तरफ से इतना ज्यादा नफरी का एडवांटेज था, हथियारों का, हथियारी मदद का वो था, और हमारी तरफ औजारों का, एमुनिशन का, राशन का, और सबसे ज्यादा अधिक रीएनफोर्समेंट का बिल्कुल कमी थी। इसकी वजह से थोड़ा सा वो हमारे ऊपर हावी हो पाए, लेकिन हम लोगों ने उधर बहुत ही अच्छी तरह से और शान से कह सकते हैं अपना मोर्चा संभाला, और आखिरी गोली, आखिरी दुश्मन तक। कई मिसालें मिलेंगी जब हम आगे वार्ता करेंगे, तो उसमें ये एक एक करके आएंगी। मैं वहीं आ रहा था। इसके अलावा जी बताएं। सॉरी, मैं आपको कर रहा हूं, ये वो इलाका था जहां पर अकेले हमने चीनी जवान को बंदी बनाया, कई मात्रा में उनके हथियार जो है जब्त किए। अच्छा। और जब हम इसको ओवरऑल इंडिया लेवल में देखा जाए, अगर आप को मैं बता दूं और दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि जब 62 की लड़ाई लड़ी तो अलग अलग सेक्टरों में हुई थी। बिल्कुल ठीक है। पहला नेफा में ले लीजिए, वलोंग में लड़ाई लड़ी गई। ठीक है। उसके बगल कामेंग में तवांग और सेला पर हमला हुआ, और लद्दाख में आप जाएं तो वहां सिरजप और देमचुक इलाका और रजांगला में हमला हुआ। इन सब में हालात ये थे कि 27 अक्टूबर तक चीन ने तवांग पे कब्जा कर लिया था, सेला के ऊपर आखिरी हमले की तैयारी चल रही थी। जब आप लद्दाख में जाएं तो लद्दाख में सिरजप के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था, देमचक के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था, और उनकी आगे की कार्रवाई चल रही थी। और वलोंग में
23 तारीख को जो आपने जिक्र किया था लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह ने, जी एक ही एक्शन में 300 चीनियों को शहीद कर दिया। 300 200 से 300 ज्यादा घायल हुए लोग और अपना मौत की घाट उतर गए। 200 से 300 का अनुमान है, ये हम नहीं कहते, ये चीन की रिपोर्ट्स जो युद्ध के बाद में उन्हीं के लोगों ने जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था अपने लेख लिखे, उससे पता लगा। जिसको इतना नुकसान हुआ जी, वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है, वो खुद कबूल एक्सेप्ट कर रहा है। और उसके बाद बताया जाता है कि इतनी भगदड़ सी मच गई थी उनके बीच में, अच्छा। कि उस चीनी कमांडर ने तो पीछे बोला कि भाई ये तो बहुत ही मजबूत डिफेंस है, इधर हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला, जैसे कि वो गलती मान रहे हो कि गलत जगह में उन्होंने अपना हाथ डाल दिया। और फिर उन्होंने जब बोला कि भी हमें मौका दिया जाए कि थोड़ी देर हम रुककर रीएनफोर्स होके दोबारा हम इधर की योजना बनाएं, लेकिन इस रास्ते से ना जाएं जहां 6 कुमाऊं बैठी है, हम दूसरे रास्ते ढूंढे गैप्स वगैरह से, जिनसे हम साइड से निकल के उनको पीछे से घेर के फिर कार्रवाई करें। तो ये जो है ये इधर हुआ। और 27 अक्टूबर को जो मैं बता रहा हूं वलोंग में, 27 अक्टूबर में चीन को पता ही नहीं था कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ये जब चल रहा है तो आप इसको आप देखिए, कहां 27 अक्टूबर में बाकी सब सेक्टर में उन्होंने कब्जा कर लिया है, और इधर ये सोच रहे थे 27 को हम वलोंग पे कब्जा करेंगे, और 27 में ये नामती नाले में अटक गए हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे करें। तो जब इनके कमांडर ने बोला कि हम पीछे हट जाएं और थोड़ा समय लेकर दोबारा रीएनफोर्स होके फिर इनके ऊपर दोबारा योजना बनाए किस तरह से अटैक करना है, तो उनको पीछे से हुक्म आया कि आप उधर रुको। उनका जो कमांडर है, सुनने में आया है कि उसको सैक कर दिया गया, उसको अपने कमांड से हटा दिया गया और उनको अतिरिक्त मदद भेजी गई। और वो मिलके उसके बाद उन्होंने जो हमारी गैप्स हैं उनको ढूंढने और जानने की कोशिश लगा दी। और ये कार्रवाई आप माने 27 अक्टूबर से 16 नवंबर तक चली। 16 नवंबर में जाके उनको कुछ सफलता ऐसी हासिल हुई कि वो कह सकते थे कि वे वलोंग के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, ये फर्क है हर जगह में। ठीक है सर, मैं वलोंग पे आता हूँ। वलोंग की चूंकि बार बार बात हो रही है, हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा आसान बनाए इसे। वलोंग का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, भौगोलिक और मानसिक मानचित्र पर कैसा दिखता है वलोंग, कहाँ पर वलोंग है, थोड़ा सा जो लोग नहीं जानते वलोंग के बारे में, और 62 को थोड़ा सा पिक्चराइज करें, 62 के दौर को थोड़ा सा अगर सिनेरियो बता पाएं उसका आप। बहुत जरूरी है जी, क्योंकि दुनिया को पता ही नहीं लगा। आज तो सड़कें हैं उधर। जी। उस समय उस टाइम में क्या हालात थे, मैं उसका विवरण करने की आपको कोशिश करता हूं। जी बताएं। वलोंग के इलाके में एक नदी है जिसको लोहित नदी कहते हैं। लोहित, ठीक है। और ये जो नदी है ये एक उफनती नदी है। अप्रैल से सितंबर तक जब मानसून होते हैं, जब खूब बारिश होती है, तो धुआंधार जब बारिश आती है तो बंदा अगर इसमें पांव रखे तो वो बह जाता है, इतना इसका करंट तेज होता है। जी, ठीक है। और उस नदी के दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जिनकी रेंज 8000 से 10000 फुट की है। ओके। और उस इलाके में वलोंग में सबसे ऊंची पहाड़ी थी ट्राई जंक्शन। अच्छा। उसकी हाइट थी 12000 फुट। और ये बीच में नदी, दोनों तरफ पहाड़ियां, और ये पहाड़ियां घने जंगलों से भरी हुई। तो आप जब चाहते हैं, और ये जो पहाड़ियां हैं एकदम स्टीप ग्रेडियंट वाली है, मतलब एकदम से ऊंचाई पकड़ती है, तो उसको चढ़ना भी आसान नहीं है। और फिर उसमें जब आप जंगल डाल दें, उसमें रोड़े डाल दें, उसमें चट्टाने डालें, तो आप देखिए कि जब कोई आदमी उधर से चलेगा तो कितना मुश्किल होगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके सड़कों के बारे में बता देता हूँ। जी। तो हमारा सबसे बड़ा बेस था तेजपुर। अच्छा। ठीक है। उसके बाद एक जगह आती है तेजू। अच्छा। ठीक है। तेजू के बाद हाइलियांग, हाइलियांग के बाद वलोंग, और फिर आगे किपितू, और फिर मैकमोहन लाइन। ठीक है।
तो सिर्फ आपके समझने के लिए तेजू तक सड़क थी ठीक और है। तेजू के आगे सिर्फ एक खच्चर का रास्ता था जाने का, म्यूल ट्रैक जिसे कहते हैं, मतलब एक पगडंडी सी है, थोड़ी बेहतर है कि भी एक घोड़ा या खच्चर उधर चल सकता है। और तेजू से लेकर किबुतुक तक पहुंचने के लिए 16 दिन लगते थे और जो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, 16 दिन लगते थे आदमी को, पैदल जाना पड़ता था। नदी क्रॉसेबल नहीं थी तो नदी के एक किनारे से जाना पड़ता था, और अगर नदी के पार जाना हो तो उधर स्टील वायर रोप्स लगी हुई थी गिनी चुनी जगहों के, तो उसको पकड़कर उसकी मदद से पार किया जाता था। आगे जाके नामती नाला है, वो एक अकेला मात्र रास्ता था जिसको क्रॉस करके आदमी नामती प्लेन से आगे वलोंग की तरफ आ सकता था। तो वहां पुल बना हुआ था? वहां टेम्पररी रोप ब्रिज हुआ था। ठीक है। तो दोनों तरफ रस्सियां, नीचे भी रस्सियां, नीचे वाली रस्सियों में प्लैंक्स, और जो ऊपर वाली रस्सियां हैं वो पकड़ के आप उसको चलते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये रही रास्ते की बात। फिर मैंने आपको बताया कि तेजू से लेकर हाईलोंग 100 किलोमीटर, ठीक है, और हाईलोंग से अगर आप आगे वलोंग जाते हैं तो वो लगभग 85 से 105 किलोमीटर का रास्ता है, क्योंकि दो रास्ते, एक रास्ते जाए थोड़ा शॉर्टकट है, दूसरा वो सीधा रास्ता है लेकिन लंबा रास्ता है। वलोंग से किबितू लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है। ठीक है। और हल्की सी पगडंडी थी जिसके ऊपर जाना पड़ता था। अभी मौसम के ऊपर आ जाइए। उधर रात के समय टेम्परेचर 5 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक होता था, और उन दिनों में जो ऊपर वाली चोटियां हैं, ट्राई जंक्शन वगैरह, उधर खूब सारी बर्फबारी भी हुआ करती थी। और ऐसे इलाकों में उस समय हम ऑपरेट कर रहे थे जहां चलना मुश्किल, आदमी तो मान लो चला भी गया जी, सामान आप कैसे ले जाएंगे? बिल्कुल सही बात है। और जब जैसे ही आप पहाड़ी पे चढ़ गए तो आप तो जानते हैं कि आम आदमी की स्पीड कम हो जाती है, उसके ऊपर आप बोझ डाल दीजिए, देखिए वो कितना बोझ ले जा पाएगा और कितनी जल्दी ऊपर पहुंचा पाएगा। और यहाँ जब हमारी फौज किसी भी हमले के लिए जा रही थी या कहीं पे भी पोजीशन टू पोजीशन रीएनफोर्समेंट करने भी जाती है, तो वो तो पूरा अपना साजो सामान लेके जाती है। हाँ। लगभग 20 से 25 किलो वो वजन होता है। तो एक जवान अकेला पहाड़ी के ऊपर जंगलों से गुजरता हुआ, रास्ते में रोड़े पत्थर चट्टानों को चीरता हुआ जब वो चलता है, तो आप देखिए कि उसकी हालत क्या होगी जब वो पोस्ट पे पहुंचेगा या जब वो हमले के लिए तैयार होगा। तो ऐसी दुर्गम परिस्थितियों में उन दिनों में हमारी फौज वलोंग में काम कर रही थी। तो आशा करता हूं आपको थोड़ी सी जानकारी मिल गई होगी भी कितना मुश्किल था उस इलाके में ऑपरेट करना। फिर अब हम जब बात करेंगे कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया और हमारे पास क्या साधन थे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंस थी वलोंग जी। वलोंग में एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड था। अच्छा। एक कैनेडियन जहाज होता था छोटा सा जी, ऑटर, ठीक है। और अगर हम जल्द से जल्द भी उधर किसी को पहुंचाना चाहें वलोंग, तो एक ऑर्डर में पूरे साजो सामान के साथ 6 से ज्यादा जवान नहीं जा सकते थे। ओके। तो वो आप देखिए, और इसी वजह से वलोंग की अहमियत भी थी हमारे लिए भी, ताकि हमारा साजो सामान अगर जल्दी आना है तो वहां से आएगा। और पैदल चलेगा तो आप जान रहे हैं तेजू से उसको 16 दिन लगने वाले, ठीक है ना जी। तो ये जो ALG है, चाइना इसलिए चाहता था, पहले हमें मदद जल्दी नहीं पहुंचेगी, उनको फायदा हो जाएगा कि वो अपना साजो सामान इधर उतार सकते हैं। तो इसीलिए वलोंग की बहुत बड़ी अहमियत थी, इसीलिए हम उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे और चीन उसे जल्द से जल्द कब्जा करना चाहता था। ठीक है। तो वलोंग के बारे में आपने बताया। अब थोड़ा एक दिमाग में बात आती है कि जब ये युद्ध हुआ तो चीनी फौज कितनी संख्या में थी रही होगी, और जो 6 कुमाऊं के हमारे थे इनकी तादाद क्या रही, और वलोंग में क्या हमारे इन 6
कुमाऊं के जवानों का क्या कोई तजुर्बा था पहले भी, और वो कितने समय से यहाँ पर डटे हुए थे, उनको कितना वक्त हो गया था इस जगह को परखे हुए समझे हुए? थोड़ा सा इस बारे में अगर आप बताएं। ओके, तो अगर हम उस चीज की बात लगाएं तो अगर आप मोटा मोटा ले जाए, हमारे 2-2.5 हज़ार ठीक है, जवान पूरे इंडियन आर्मी के उधर थे, मिक्स थे मतलब। जिसमें 6 कुमाऊं थी, ठीक है। 4 सिख थी, और बाद में 28 GR थी, 33 GR भी आई थी। ठीक है, तो अलग अलग समय में भी आप लें तो ज्यादा से ज्यादा 2,000 के करीब हमारी फौज उधर थी। ओके। और इसके विपरीत लगभग, अगर मैं आपको सिर्फ साधारण नंबरों में बताऊं, जी, जी, क्योंकि रेजिमेंट डिवीजन थोड़ा मुश्किल होगा आम पब्लिक को जानने के लिए, जी। 10 से 12 हज़ार लोग अच्छा। ने हमारे ऊपर हमला किया था। और ये चीज आगे भी अहमियत रखती है जब हमारा जी, जी, जी। सवाल जवाब का ये जारी रहेगा, जी। तो उसमें मैं उसके ऊपर और थोड़ा सा उल्लेख करूंगा, ताकि समझ जाएं कि भी हमने क्या हासिल किया, किन परिस्थितियों में किया, जी। और क्यों वो खास है। बिल्कुल, सवाल तो ये भी रहेगा ना कि जैसे आप बता रहे हैं जब स्ट्रेंथ में इतना फर्क था कि हमारे, आप बता रहे हैं 2-2.5 हज़ार कुल जमा करके अगर पूरी फौज को लिया जाए, और उधर से जो है वो 2 गुना 3 गुना ज़्यादा की संख्या में हमला करने के लिए तैयार चीनी दस्ता, तो मोराल की बात आती है साहब। पॉडकास्ट में बातें करना बड़ा आसान है, या किसी किताब में लिख देना भी मुझे लगता है बहुत आसान है, लेकिन उस जगह पर होना, उससे जूझना, लड़ना, उसके लिए जो हिम्मत चाहिए, जैसा जिस ग्रिट की बात आपने शुरुआत में कही थी, अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया, लेकिन फिर भी अगर आप उस भावना को शब्दों के जरिए बयां कर पाएंगे, वो कैसी फीलिंग उस वक्त रही होगी, क्या रहा होगा, और जब ये पता चला होगा कि इतनी बड़ी तादाद में चीनी जो है वो घात लगाए बैठे हैं या आ रहे हैं, तो उस वक्त क्या तैयारी, क्योंकि साजो सामान भी आप खुद बता रहे हैं कि वहां तक आदमी पहुंच जाए वही बहुत बड़ी बात है, सामान ले जाना, लॉजिस्टिक ले जाना, तो आप थोड़ा सा अगर उसको बता पाएं, थोड़ा और स्पष्टीकरण उस पर दे पाएं। हाँ, आपने सबसे पहले मोराल की बात जी। की। अगर अंग्रेजी में बोला जाए, वेयर अ लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, हिज मैन फॉलो हिम अप टू द हिल। जहां अफसर सबसे आगे हो और अपनी मिसाल देते हुए खतरों में सबसे आगे, आराम में सबसे पीछे हो, तो भारतीय सेना में कोई भी जवान पीछे नहीं रह सकता। वो कहते हैं अंग्रेजी में, जैसे मैंने बताया, वो आपको नरक तक आपके पीछे जाएगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, एक, जैसे आप आम परिवार का ही ले लो, आप अपने आप पे किस चीज पे गर्व करते हैं? आपके वंशज कौन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या इतिहास रचा, उनकी पहले की जो एक्शंस थी, उससे आप क्या गर्व और क्या प्रेरणा लेते हैं। वो बात 6 कुमाऊं में है। अच्छा। 6 कुमाऊं 1941 में रेज हुई थी, 1 फरवरी। होते ही उसको लोड़ा कंडल में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में भेज दिया, जहां छुटपुट झटके वगैरह झड़पें चल रही थी। और सबसे पहले निकलते ही उनको मौका मिला उधर पक्के होने का। बहुत अच्छा काम किया। उनको दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा में भेज दिया गया। वहाँ उन्होंने फील्ड मार्शल स्लिम्स के नीचे लुशाई ब्रिगेड, बड़ी फेमस है, जो मिलिट्री हिस्ट्री जानते हैं उनको इसके बारे में पता है कि लुशाई ब्रिगेड प्रख्यात ब्रिगेड थी। उनके उधर उन्होंने काम किया, और उधर हर तरह की जो जंग की हालात थे, जंगल था, ठीक है, दुश्मन भी था, दिखाई नहीं देता था। अच्छा। दुश्मन किधर है, कोई दिशा नहीं थी। आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, बाएं हो सकता है, दाएं हो सकता है। रात के अंधेरों में, घने जंगलों के अंधेरों में काम करना है। जगह जगह पर सुरंगें बिछाई गई थी। तो इन सब हालात में भी 6 कुमाऊं ने बहुत अच्छा काम किया। फिर 6 कुमाऊं को चुना गया एक स्पेशलाइज्ड गोरिल्ला वॉरफेयर वाली बटालियन की तरह संगठित करने के लिए। जो आज हमारा कुछ
हो रहा है ना बदलाव, जी। कि जहाँ पर ऐसे ट्रुप्स हों जो स्पेशल फोर्सेस और आर्म इन्फेंट्री बटालियन का बीच का जो है उसकी पूर्ति कर सके। ये सबसे पहले उस समय की गई थी 1957 में। और उस टाइम हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह। मिलिट्री क्रॉस, आप जानते हैं मिलिट्री क्रॉस कितना बड़ा एक अवार्ड है। ब्रिटिशर्स उन्हीं को देते थे जो बहुत ही ज़्यादा वीर लोग होते थे। तो उधर उन्होंने प्रशिक्षण किया। कुछ समय के बाद फिर यूनिट गई नागालैंड में। अच्छा। 1962 से पहले हम नागालैंड में थे। तो नागालैंड में भी जाकर हमें उधर एक बेस्ट बटालियन का अवार्ड मिला। कई हमारे अफसर जवानों को गैलेंट्री अवार्ड्स भी दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल उनमें थे जो आगे इस लड़ाई में आगे उनकी चर्चा की जाएगी। तो हमारा यूनिट का पहले आप ले लें, कौन है मैं कुमाऊनी हूं। कुमाऊनी कौन होते हैं? मार्शल रेस, उनके खून में है लड़ना। पहाड़ियों में वो माउंटेन गोट की तरह चढ़ जाते हैं, ताकतवर है, बोझ ले जा सकते हैं, किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तो मानसिक तौर से बहुत स्ट्रांग होते हैं, ज्यादा बोलते नहीं, ठीक है, और ज्यादा बड़बड़ाहट भी नहीं करते, लेकिन चुपके से जहां जरूरत पड़ती है वो अपनी ताकत दिखा देते हैं। आगे कुमाऊनी तो वीर कुमाऊनी, ठीक जी। ये हमारा जो है ये हमारी ट्रेडिशन और इथोस है। नेक्स्ट आए कुमाऊं रेजिमेंट, वन ऑफ द फाइनेस्ट रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी। और अगर माना जाए तो युद्ध में सबसे ज़्यादा पुरस्कृत जो है, जिसको मैक्सिमम अवार्ड्स मिले हैं, वो कुमाऊं रेजिमेंट है। 2 परमवीर चक्र, राइट। सो बड़ा स्ट्रांग वो है। अच्छी कौम, अच्छी रेजिमेंट, 6 कुमाऊं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बर्मा, गुरिल्ला वॉरफेयर, नागालैंड आ गई 1962 में इस लड़ाई के लिए। तो मानसिक तौर से पूरी तरह से प्रशिक्षित, बिल्कुल सही बात, बैटल हार्डेड, राइट। और इतना रिच इतिहास था, वो कैसे अपने आप को लेट डाउन कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। मतलब वो जज्बा, इस सफर का जज्बा था जो, तो इसलिए परिस्थितियां कैसी भी थी, करेक्ट, लेकिन उन्हें भरोसा था कि परिस्थिति कैसी भी हो वो हमेशा कुछ अच्छा कर दिखाएंगे। और आखिरी बात, फौज में प्रशिक्षण, उसका भी स्टैंडर्ड होता है जी। हर एक बटालियन का अपना अपना एक इथो होता है जिसके मुताबिक वो कार्रवाई करते हैं। अच्छा। और ये जो प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण में ना कि आप साधारण युद्ध, आप विपरीत स्थितियों में किस तरह उनसे जूझेंगे उसकी सिखलाई दी जाती है। अच्छा। तो जब आपको पहले मालूम है कि भी अगर हमें कोई विपरीत परिस्थिति आएगी उसको हमने कैसे जूझना है, तो ये नेचुरली आपके अंदर से निकलता है। एक तरह से जैसे एकदम नेचुरल तौर से आप किसी चीज का, मान लो खड्डा आ जाए तो क्या करते हैं आप? छलांग मारते हैं। उसी तरह अगर आपको प्रशिक्षण है कि भी बड़ी तादाद में दुश्मन आ रहा है, ठीक है, उसके बाद ज्यादा बेहतर आपसे हथियार और असला है, ठीक है, आपके पास साजो सामान की कमी है, तो आप कैसे जूझेंगे? आप जंगली पत्ते खा के भी गुजारा करते हैं, और बहुत जगह में लोगों ने किया। और आप ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरे पास मदद नहीं आई, आप तो पहले ही ये सोच के चल रहे हैं कि मैं अपनी जगह सक्षम हूं, जब तक जान है किसी की माई के लाल की हिम्मत नहीं कि हमारे तक पहुंच सके, और अगर पहुंचेगा मुक्की खाएगा। तो ये मोराल की बात है। तो आप बताइए, ये जिसके पास इतना कुछ हो उसके पीछे, और सबसे ऊपर आप जानते कुमाऊं में कालिका माँ का आशीर्वाद, हमारी हर चीज जो है कालिका माता की जय से शुरू होती है। तो ये सारी चीजों का समन्वय लगा लीजिए, तो मोराल की बात कहां आती है? कर्नल साहब,
आंखों की पुतलियां गीली हो जाती हैं जब सिर्फ आपसे हम सुनने भर से इतना सब महसूस कर पा रहे हैं, और मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि वो क्या परिस्थितियां रही होंगी, और इतना ज़्यादा मेंटल फिजिकल ट्रेंड हो जाना कि आप परिस्थितियों को भाप कर अपने आप को वैसा ढाल लें। ऐसा भी रहा होगा कि लड़ाई आमने सामने की हो गई होगी, और ये जब साजो सामान ख़त्म हो जाते हैं, जब वो सिचुएशन आ जाती है, जब असला ख़त्म हो जाता है, बारूद ख़त्म हो जाता है, तब हमारे जवान क्या करते हैं? वो उस सिचुएशन पे मैं आना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सवाल। सब कुछ खत्म हो जाएगा, आदमी खत्म नहीं होता, उसका जज्बा खत्म नहीं होता, उसका स्वाभिमान खत्म नहीं होता, उसका देश प्रेम खत्म नहीं होता, उसका अपने निशान के ऊपर, नमक के ऊपर जो गर्व है वो खत्म नहीं होता। मेरा पास अगर असला नहीं है, राइफल तो है, मेरे पास संगीन है, लपक जाऊंगा। यही हमारे जवानों ने किया, कभी घोप दिया, कभी बट से पटक दिया, और जब वो भी अगर नहीं रहा हाथ में किसी वजह से, तो खाली हाथ लपक पड़े उनके पास। जज्बा चाहिए, और जब जज्बा आप में होता है, जो ग्रिट हम बात कर रहे थे, ठीक है, जब ग्रिट होता है और आपका खून खौलता है, तो आप बताइए कि आदमी क्या नहीं कर सकता। और यहाँ पर अगर हम लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह को लाते हैं, वुलोंग में उनके किरदार को समझते हैं, उनके बलिदान को समझते हैं, तो उनके बारे में क्या उभर कर आता है, क्या हाईलाइट करना चाहते हैं? क्योंकि इस किताब में भी उसका जिक्र है, तो मैं चाहूँगा कि पूरी बात ना बताते हुए एक ऊपर ऊपर की बात आप वैसे बता दें, ताकि हमारे दर्शक इस वक्त जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो मजबूर हो जाएं इस किताब को पढ़ने के लिए। तो अब आते हैं उस किरदार पर जिसका इंतजार हमारे दर्शक कर रहे थे, लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह। लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह 22-23 साल का नौजवान, अविवाहित, 3-4 साल की सर्विस, और राजपूत कुमाऊं रेजिमेंट का लीडर। जब उसको पता लगा कि दीछू में हमला हुआ और उधर हावी हो गया चीन हमारे ऊपर, हालांकि पहला उनको हमने हमला निरस्त कर दिया, दोबारा हमला आया, बहुत ज़्यादा भारी तादाद में था, हमारे कोई 100 आदमी थे, लगभग 1000 आदमी लपक पड़ा उसके ऊपर। तो थोड़ा मुश्किल होता है, एक एक कभी अगर आप ले तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोगों को, हमारे कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा, कुछ वीरगति प्राप्त हुए, चंद लोग घायल भी हो गए, और फिर पूरी परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए और पूर्ण संयोजित योजना के लिए उन ट्रूप्स को पीछे आने का आदेश दिया गया, ठीक है। और ये चीज लेफ्टिनेंट विक्रम को पता लगती है, और आप नहीं मानोगे, उससे आसपास के दिन फौज में क्या होता है कि जब आप होते हैं तो आप एक सरकारी चिट्ठी होती है, अच्छा, जिसमें आप अपने परिजनों के साथ, फैमिली के साथ संपर्क रखते हैं, ठीक है। तो उसने अपने पिताजी को खत लिखा कि पिताजी मैं ठीक हूं, ठीक है, और मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा, या इसको इस तरह बयान किया जाए कि मैं ऐसा कार्य करूंगा जिससे मेरी कौम और मेरी रेजिमेंट का नाम हमेशा ऊंचा रहे। मैंने कुछ मार दिए हैं और बहुतों को मारूंगा। मैं अपने साथियों का बदला लूंगा। उन्होंने योजना बनाई, एक सिंगल ब्रिज था, उसी से दुश्मन को आना था, रोप ब्रिज था, उन्होंने उसको थोड़ा सा ऐसा बना दिया कि लोग रास्ता पार ना करें, जो ऊपर की पट्टियां थी नजदीक वाले कोने की वो निकलवा दी चुपके से, कि रात को जब आए दुश्मन वो सोचे सब ठीक है, और आए धड़ाम,
नीचे सीधा पानी में, और नीचे नामती उनका स्वागत करने के लिए तैयार थी। फ्लो आप बता ही उनको चुके हैं। लेके उड़ा गई। जी। ठीक है, उनकी चीखें शुरू हो गई, टॉर्च लगा दी। यही मौका था, उन्होंने सिग्नल दिया और विक्रम सिंह और उनकी टोली टूट पड़ी चाइना के ऊपर। चंद मिनट में 200 से 300 लोग घायल और भगवान को प्यारे हो गए चीन की तरफ से। हड़बड़ी सी मच गई, भगदड़ मच गई। उनको समझ में नहीं आ रहा था किधर है। कोई एक चट्टान के पीछे, पहाड़ी के पीछे छुप रहा है, कोई वैसे ही बिना दिशा के भागदौड़ कर रहा है। और पहले मैंने आपको ऑलरेडी जिक्र कर ही दिया कि भी क्या हालात थे। इसके बाद ये जिम्मेवारी थी, अभी तो भगदड़ मचा दी इन्होंने चीन में। चीन तो रास्ता ढूंढ रहा है अगले 18-20 दिन तक। भाई मैं वलोंग 4 दिन में जाने के लिए आया था, ये तो पहले दिन ही इन्होंने हमारे को ऐसा स्वागत किया है कि हमारे पास रास्ता ही नहीं है, तो रास्ता ढूंढे। तो जब वो कर रहा था तो इस बीच इन्होंने क्या किया कि जो हमारी आगे की टुकड़ियां पीछे आ रही थी उनको सेफ्टी से निकलने के लिए कवर किया। अच्छा। ताकि दुश्मन उनके ऊपर प्रहार ना कर पाए। वो काम किया और पीछे 25 तारीख को उन्होंने दोबारा पोजीशन संभाली वेस्ट रिज के ऊपर। अच्छा। और ये वेस्ट रिज की कहानी अगर आप कहें तो मैं भी बता देता हूं, नहीं तो हाँ, लेकिन नहीं बताइए प्लीज। बाद में जब सीक्वेंस में आएगा तो उसको कवर करेंगे। तो कैसा आप चाहेंगे? क्या बाद में कर लेंगे कवर जी। तो ये एक हिस्सा था विक्रम सिंह का। और अभी समय ऐसा था कि चीनी जवान नामती नाले में जो कमांडर बैठा था उसके नाम सुनकर थरथरा कमाता था, कांपने लगता था। ये भय उनके अंदर आ गया था। नामती नाला की बात कर रहे हैं आप? नामती नाला की बात। इसमें आता है कि टाइगर्स माउथ का जिक्र होता है किताब में, कि टाइगर्स माउथ का आगे नामती अगर नाला। मैं आपको सरल भाषा में बताएं, मैंने बयान तो कर दिया है एक्शन का जी, ठीक है। तो अगर आप उसको देखें, चीन के जवानों को, कमांडरों को लगा कि नामती नाले के ऊपर जैसे एक शिकार अच्छा करने के लिए शेर बैठा है, जो आता है निगल जाता है, कोई बच के निकल नहीं सकता और आगे चल ही नहीं सकता, चलने की सोच भी नहीं सकता। तो इतने लोगों को अकेले लेफ्टिनेंट विक्रम और उनकी कंपनी खा गई। इसलिए इसको नाम दे दिया टाइगर्स माउथ। जिससे बचो, जिसके सामने मत जाओ और जिससे हट के निकलने की कोशिश करो। तो इसलिए इसको टाइगर्स माउथ बोला गया। और इसने चाइना की आगे की प्लानिंग का, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं जी, बहुत फर्क पड़ा। एकदम सीधा वलोंग भागने की बजाय वो ढूंढने लगे भाई कोई रास्ता निकल जाए, कहीं गैप मिल जाए, ठीक है, हमारी फौज आ जाए और फौज इकट्ठी कर ले और फिर उसके बाद एक साथ हम हमला करें। तो इतना ज्यादा असर पड़ गया। और इसको मैं फिर दोबारा ले जाता हूं आपको लद्दाख में जी, और तवांग में और सेला इलाके में क्या हुआ था जी। उधर कितनी जल्दी क्या हो गया और इधर तो अटक गया ना पहले कदम में। तो कौन था इसका जिम्मेवार? लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह। विक्रम, बुरा मान जाएंगे अगर हम विक्रम बोलेंगे तो। लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर। लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर। विक्रम सिंह राठौर। और ये मुझे लगता है कि जो आपने जो टाइगर्स माउथ नाम चीनियों ने दिया, ये काफी है उनके व्यक्तित्व को, उनके शौर्य को, और जो जज्बा उनके अंदर था, जो ग्रिट उनके अंदर थी, उसको बयां करने के लिए। ये हमने तो उनको टाइगर्स माउथ बोला नहीं। सही बात है। तो जब विरोधी और दुश्मन आपकी हिम्मत की दाद देने लगे, तो मुझे लगता है, और यही शायद हम देखते हैं कि शैतान सिंह का जब जिक्र आता है, रजांगला वाले, चुशुल और रजांगला की जब बात होती है, तो वहां पर भी चीनियों ने ही सलाम ठोका जब उन्होंने बलिदान दिया। उनको देख करके कि 120 की टुकड़ी लिए कैसे हजारों पर भारी पड़ गया। तो कहानी में बहुत समानताएं नजर आती हैं। फिर मैं वहीं 6 कुमाऊं पर लौट के आऊंगा
कि ये क्या 6 कुमाऊं के अंदर ही, उसकी स्पिरिट में ही, उसके मूल में ही क्या ये बसासट है, इनहेरिट है, कि जो उससे गुजरता है उसके अंदर आ जाता है, वैसा ही हो जाता है? तो चाहे वो शैतान सिंह का किरदार हो या इधर विक्रम सिंह, लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर का किरदार हो, थोड़ा सा बताएं क्या समानताएं आपको नजर आती, क्योंकि दोनों की बात 62 की ही है। 6 कुमाऊं 13 कुमाऊं की बात नहीं करते, ठीक है, हम बात करते हैं कुमाऊं रेजिमेंट, ठीक है। हम बात करते हैं कुमाऊनी की। हम्म, कुमाऊनी जहां गए, अपना उन्होंने जाकर अपनी धाक जमा दी, दुनिया को, दुश्मन को बता दिया कि ये ऐसी ताकत है जिससे जूझने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। तो बात यह है कि इनहेरिट, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया है, आपकी जो वंशज होते हैं, हेरिटेज होता है, हेरिटेज आपको गाइड करती है, प्रेरणा देती है और आपके जो मापदंड है तय करती है। जिनके वंशज बड़े काम करते हैं तो उनका आगे वाली पीढ़ी भी जो आती है ना, वो बड़े काम करने के लिए ही सोचती है, छोटा काम नहीं सोचती, वो उसके लिए साधारण हो जाता है। उसी तरह फौज में अगर वंशज आपके तगड़े थे, प्रेरणा के पात्र थे और जिनको गैलेंट्री अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, तो आप में जज्बा होता है कि मैं उसी पलटन का जवान हूँ, अफसर हूँ, मैं इससे कम कैसे पढ़ सकता हूँ, या मैं कोई ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ कि भाई मेरे को एक तरह से अपने आप से गिलानी होने लगे। तो वहां डट पड़ता है, जूझ पड़ता है, लड़ पड़ता है, मार देता है। ये जो है, इस तरह से ये जो इथोस, ट्रेडिशन जो हम बोलते हैं, ये काम करती है। और जो लीडर है उसके अंदर ये होना क्यों जरूरी है अपनी कंपनी, अपनी टुकड़ी के लिए? क्योंकि मैं चार्ली कंपनी की बात करूंगा तो वहां मैं देखता हूं कि शैतान सिंह के अंदर, और उन्हीं के एक तरीके से हम पार्टी में कहते हैं व्हिप जारी हो जाता है तो सब उसको फॉलो करने लगते हैं। तो यहाँ पर तो उन्होंने खुली छूट दे दी थी। जब हम उनको किरदार को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन पर तो फिल्म भी आई है, तब हम देखते हैं तो वो कहते हैं कि आप अपने फैसलों के मालिक हैं, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, मुझे किसी से शिकायत गिला शिकवा नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति के मतलब उसकी अपनी जिद, देश के लिए समर्पण, या जो कह लीजिए उसको, जो भी शब्द से नवाज लीजिए, उसी तरीके का अनुसरण आपकी पूरी जो जिसको आप लीड कर रहे हैं, जिस टीम को लीड कर रहे हैं, उसके अंदर वही भावना, वही उत्साह, वही ऊर्जा आ जाना, इसको क्या एक चमत्कार के तरीके से देखा जाए, क्या समझा जाए? और क्या ये सिर्फ फौज में ही दिखाई दे सकता है या कहीं और भी हम इस चीज को देख सकते हैं, मतलब देखने को मिलता है? आपने बात की, उसका सारांश निकाले जाए, कंटेजियस। अच्छा, जैसे बोलते हैं ना, गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदलती है, उसी तरह से जैसा नेता होगा उसकी प्रजा उसी की तरह होगी, उसके फॉलोअर्स वैसे ही होंगे। और इसमें मैं सिर्फ ये नहीं कहता हूं, नेतृत्व बहुत जरूरी है। नेतृत्व इसलिए है क्योंकि आप एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। करेक्ट। मान लो सामने से फायर आ रहा है और मैं उसके ऊपर धावा बोल देता हूं बगैर डरे के भी मैं मर भी जाऊंगा, तो मेरे जवान पीछे रह सकते हैं? उसको वो आता है मेरा अफसर, ये हमें कुछ नहीं होने देने वाला, हम इसे कुछ नहीं होने देंगे। इसकी कई मिसालें हैं, बाद में मैं आपको इसके बारे में भी कुछ कहानियां सुनाऊंगा, बड़ी रोमांचक कहानियां हैं। जी जी, ठीक है, तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात आपने बताई शैतान, मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र के बारे में आपने बात करी। जी बिल्कुल ठीक। लेफ्टिनेंट विक्रम ने जो किया वो भी कुछ कम नहीं था। ठीक है, और बड़ा ही रोमांचक कोइंसिडेंस है, एक समय में मेजर शैतान सिंह 6 कुमाऊं का हिस्सा थे। वही और जो चार्ली कंपनी उधर लड़ी जी, एक समय में 6 कुमाऊं का हिस्सा थी। युद्ध से कोई 2-3 साल पहले अलग हुआ। ऐसे क्या हुआ कि हमारी जो रेजिमेंट है, रेजिमेंट में अहीर और कुमाऊनी दोनों ट्रूप्स होते हैं। ठीक है। तो सरकार ने डिसाइड किया कि भाई अभी हम जो है प्योर कुमाऊनी और प्योर अहीर बटालियंस बनाएंगे। उसमें हमारे पास जो अहीर कंपनी थी वो चली गई 13 कुमाऊं के पास। ओके।
और जो 13 कुमाऊं की एक कंपनी थी कुमाऊनी, वो आ गई 6 कुमाऊं के पास। और देखिए दोनों ही जगह ने, दोनों कंपनियों ने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने 13 कुमाऊं बनकर और हमारे जवानों ने 6 कुमाऊं बनकर। बड़ा रोमांचक वो है। और दूसरा अगर आप देख ले, विक्रम सिंह राठौर, शैतान सिंह भाटी, बिल्कुल ठीक। हाँ जी बिल्कुल। तो दोनों ही दिलेर लीडर, जी नेता। जी। विक्रम को तो जवान जो है दारा के नाम से भी बुलाते थे, अच्छा, प्यार से। अच्छा। दारा साहब, दारा साहब। दारा सिंह कौन जानते हैं आप? जी, पहलवान, सबसे हाँ। विख्यात पहलवान जी, हिंदुस्तान जी, के, जी, जी। चैंपियन होते थे, वर्ल्ड जी, जी, चैंपियन। जी, जी। तो उनको, उनके अंदर कोई ऐसा ही लोग बंदा दिखाई देता था। अच्छा। बहुत ताकतवर, अच्छा। ठीक है, जी। बहुत निष्ठावान और बहुत ही भरोसेमंद। और वो जो चाहते थे, ऑब्वियसली उनके पूरे जवान उनके साथ थे। वेस्टरीज की लड़ाई में इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। तो ये आप अभी जोड़ पाए ना? हाँ बिल्कुल, कनेक्ट हो गया। बहुत ही रोमांचक चीज है, इसीलिए बार बार मैं जिक्र कर रहा था। लेकिन हाँ। रजांगला में 6 13 कुमाऊं को, वलोंग में 6 कुमाऊं को। 6 कुमाऊं। किसी की कंपनी कहीं गई, हाँ। कुछ नहीं, पर जिसने उस समय में कार्य किया, उस समय वो किसके साथ जुड़ी थी, वो अहमियत रखता है। आपका मूल मेरे ख्याल में इसमें मायने रखता है कि आपका ओरिजिन क्या रहा। और कहते हैं ना कि वो आगे बढ़ता गया, मतलब वो एक जगह से वो रूट, बीज जो है वो रूपा गया, फिर वो बड़ा हुआ, उसमें कई शाखाएं निकली, लेकिन बीज को सींचा तो उसी पानी, उसी खाद से गया ना। तो वो आपके अंदर वो इसीलिए इनहेरिट की बात बार बार आती। साहब, एक सवाल जहन में आता है, मेजर शैतान सिंह भाटी के बारे में तो हमने कई बार सुना पढ़ा, हालांकि उनके साथ भी कुछ ऐसा रहा कि जब वो शहीद हो गए तो काफ़ी वक्त बाद उनकी बॉडी वहाँ मिली, चूँकि बर्फीला तूफान आ गया था, बर्फ़, कई फीट बर्फ़ के नीचे। और उन्हीं की नहीं, जो वहाँ पर जिनकी और शहादतें हुई, उनकी भी बॉडी जो है वो बर्फ़ के नीचे दबी हुई थी, और बहुत वक्त बाद जा कर के शायद वो बॉडी मिल पाई। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह के बारे में बात करूँ, और उन्होंने देश को अपना जीवन दे दिया, अपना बलिदान दे दिया। देश ने उनको क्या दिया, देश से उनको क्या मिला, और जो मिलना चाहिए था क्या वो मिला? मुझे लगता है कि आपसे बेहतर इसका कोई जवाब दे नहीं पाएगा। तो थोड़ा अगर आप हमारे दर्शकों को इस बारे में बता पाएं। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं बताऊंगा कि लेफ्टिनेंट विक्रम की तरह जी और भी हमारे कई योद्धा थे जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और जिसको देश ने वीर चक्र से सम्मानित किया। नायक बहादुर सिंह, कैप्टन रवि माथुर, बाद में ब्रिगेडियर, ठीक है, लेफ्टिनेंट प्रेम भाटिया, लेटर मेजर, राइट, सेकेंड लेफ्टिनेंट खत्री, बाद में कर्नल, कैप्टन बीसी चोपड़ा, बाद में कर्नल। ये सब लोगों ने बहुत ही बहादुरी का प्रमाण दिया, एक अच्छी नेतृत्व का प्रमाण दिया। उन्होंने अपने लोगों को मोटिवेट किया, और इनमें से ज़्यादातर लोग जो थे, सिवाय अपना कैप्टन माथुर के, सब घायल हो गए। उसके बावजूद लड़ते रहे और अपने फौज को प्रेरित करते रहे कि वो डटे रहे। आपका अफसर आपके साथ है, आपका लीडर आपके साथ है। उनके साथ मिलके काम किया। इसकी शायद आगे जाके भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो अभी आए लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह जी। लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह वो थे जिन्होंने चीन के अटैक का रुख बदल दिया। उनको ऐसी जगह फंसा दिया कि 20 दिन तक वो जूझते रह गए कि क्या करें। आगे जाके वेस्टरिज में जब बात आई, उनके बरखिलाफ 10 से 12 गुना फौज ने एक साथ उनके ऊपर हमला किया। अच्छा। उन्होंने वादा किया था, या उनको दायित्व था कि 11 बजे तक इनको रोक के रखना। वो शेर का पुत्र 12 बजे तक डटा रहा, जब तक वो उस स्थिति में नहीं था
यानी कि शहीद हो गया। आखिर तक उसके बूट पहने हुए थे और हाथ में हथियार था। इस हालात में उनका जो है लास्ट देखा गया। इधर का भी जो है वेस्टरीज की जो लड़ाई है खास तौर के ऊपर और ट्राई जंक्शन के ऊपर भी विडंबना ये है कि बर्फ उस समय में भी थी और अप्रैल 1963 में ब्रिगेड कमांडर के आदेश के मुताबिक एक टीम भेजी गई, जाके देखो और जायजा लो हमारे कितने लोग उधर शहीद हैं या उनके पार्थिव शरीर हैं और उनको सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। उसके बाद भी 2009 में लगभग पार्डन में अगर थोड़ा बहुत है, मतलब कई साल बाद असम रेजिमेंट जो है उनकी पार्टी ने हमारे जवानों के पार्थिव शरीर निकाले। अच्छा। और उनको उधर प्रमाण मिले जिससे पहचाना जा सके कि ये 6 कुमाऊं के जवान थे। एक प्रथा है फौज में, अच्छा, कि जो भी वर्दी वगैरह होती है उसके ऊपर अपनी पहचान के लिए लोग अपना नंबर लिख देते हैं। उनकी जुराब, उनके कपड़े, इन सब में, और एक डिस्क होती है पहचान की जो जब जंग में जाते हैं तो लोग अपने उसमें उसका नंबर और उसका नाम लिखा होता है। उससे पता लगा क्या था, कौन था। और इधर लेफ्टिनेंट विक्रम जो है, मैंने आपको बताया कि इतना साहसी उन्होंने काम किया, लेकिन बहुत समय तक लोगों को पता ही नहीं था कि उन्होंने क्या कारनामा किया। उनके पार्थिव शरीर बाद में मिले, बाद में पूरे सम्मान से किया गया संस्कार। उनके नाम पे आज मेमोरियल है लेफ्टिनेंट विक्रम के नाम पर। हेलमेट टॉप, नायक बहादुर जो शहीद हुए थे, वीर चक्र प्राप्त किए थे, उनके नाम से है एक स्मारक दीचू के पास, ठीक है। और इसके अलावा एक वलोंग मेमोरियल है जहां पे 6 कुमाऊं 4-28 GR 33 GR इनके जो भी जवान उधर शहीद हुए थे, जिन्होंने अपनी आहुति दी थी देश के लिए, उनके स्मारक हैं। तो ऐसे कई स्मारक हैं जिनमें ये सारा कुछ है। लेकिन लेफ्टिनेंट विक्रम के बारे में बातें उजागर हुई जब हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर वहां से वापस आए। लगभग कितना वक्त लगा होगा इन सब चीजों में? वो तो 1963 में वापस आ गए थे, ठीक, चीन ने वापस कर दी थे। दैट इज वन, ठीक है। सेकंड ज्यादा बड़ा प्रमाण पता लगा जब चीनियों ने, जिन्होंने इन युद्ध में भाग लिया था खुद पर्सनली, और उनके कमांडर्स के नोट्स, उनसे पता लगा कि लेफ्टिनेंट विक्रम का जो हमला था नामती नाला का, उसकी क्या अहमियत थी, उसने क्या हलचल मचाई थी चीनी रैंक्स के अंदर, कितना प्रभाव डाला था उनकी आगे की रणनीति के लिए, और कितना बड़ा नुकसान किया था चीन को। और फिर वेस्टरीज में जो है वो बताते हैं कि उनका कमांडर देख रहा था। अच्छा। और जब कोई नहीं रहा फौजी उधर, तो उसको कहते हैं खून से लथपथ चोटियां मिली, जिसमें खून चीनी भी था, हिंदुस्तानी भी था। और कहते हैं कि उस कमांडर का लिखा गया है कि उसकी आंखों से आंसू बह गए। अच्छा। लेकिन क्योंकि जंग के दौरान में बहुत सारी चीजें एकदम उजागर नहीं होती, और कुदरती तौर में सिर्फ यंग ऑफिसर बच गए थे 6 कुमाऊं में, और लोगों को अच्छी तरह से पता भी नहीं था, तो सही तरीके से लेफ्टिनेंट विक्रम का जो है साइटेशन वगैरह नहीं बन पाई। जब बनी उस समय ऊपर से आदेश हो गए थे कि अब जितना हो गया, क्योंकि देश काफी निराश था, काफी हमें धक्का लगा था। हमने चीनियों पे बहुत भरोसा किया था और उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया था। तो देश लगा हुआ था दोबारा से लोगों का मनोबल ठीक करने के लिए
और आगे के लिए तैयारी करने के लिए। तो लोगों ने सोचा कि उसको अभी जो हो गया बंद करो, जाने दो, ठीक है। इस वजह से आज भी लेफ्टिनेंट विक्रम की छाती, अगर वो जिंदा होते, सुनी है, इंतजार कर रही है कि वो जिस अवार्ड के वो हकदार हैं उनके ऊपर, उनकी छाती के ऊपर लगाया जाए। आशा करते हैं जैसे जैसे ये कहानी लोगों को पता लगेगी, उसकी अहमियत पता लगेगी, पुनर्विचार होगा। जैसे हुआ एक एयरफोर्स ऑफिसर का पीछे में, उनको मरणोपरांत कई सालों के बाद जब उनकी कहानी उजागर हुई तो उनको वीर चक्र दिया गया। तो ऐसे ही कुछ किया जाएगा। लेफ्टिनेंट विक्रम ने जो काम किया किसी परमवीर चक्र से कम नहीं था। और मुझे लगता है कि धातु और की कोई वस्तु होना एक अलग चीज। सॉरी बिल्कुल, जी, बिल्कुल। ये जो किताब है जी। ग्रिट ब्लड एंड ग्लोरी, जी। इसका पूरा नाम है द अनसंग सागा ऑफ 6th बटालियन द कुमाऊं रेजिमेंट। ये उन वीरों के लिए है जो गुमनामी की दौर में चले गए, जिन्होंने आज तक लोगों ने पहचाना नहीं, और जिनके नाम ठीक से सुर्खियां नहीं बन पाए। और हम उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट में हमने जो जो आपने बताया, मुझे लगता है कि वो सब लोगों ने गौर से सुना होगा और ये बात दूर तक जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और फिर मैं कहूँगा कि कोई धातु की वस्तु से नवाजना उस बात को छुटा कर देता है, लेकिन जो बलिदान दिया उसका एक सम्मान जो इस देश में एक रवायत रही है, वो लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह भी उसके हकदार हैं, उतने ही हकदार हैं। मैंने जी आपको बताया, कोई भी जवान, अफसर, सैनिक काम शौर्य करने के लिए नहीं देता, लेकिन अगर उसने काम किया है, उसको मान्यता ना मिले तो दूसरों के लिए डिमोरलाइजिंग हो जाता है। बिल्कुल। उनको देना, दूसरों को प्रेरणा देना है और उनको सम्मान देना है। जी। आदमी को नहीं, उनकी जो ड्यूटी उन्होंने निभाई है उसको सम्मान देना है। तो इसलिए जरूरी है कि ये होना चाहिए। जी। सैनिक शौर्य के लिए काम नहीं करता, लेकिन अगर उसने काम ऐसा किया है, शौर्य उसको अपने आप मिलना चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी चाहे कि भी हम कुछ ऐसा कर दिखाए कि हमारा नाम दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो जाए। आप वेस्ट रिच की बात कर रहे थे, अगर उसके बारे में बता पाएं कि वेस्ट रिच में क्या हुआ, और थोड़ा सा उसको अगर इलेबोरेट कर पाएं। मैं आई विल नॉट बी डूइंग जस्टिस अगर मैं वेस्ट रिच से पहले आपको वो 2 अटैक्स के बारे में नहीं बताऊं, जी। जो एक हिस्ट्री के तौर पर एक कीर्तिमान है, जो 6 कुमाऊं को हासिल हुआ जी। 1962 की लड़ाई में। इजाजत है? प्लीज प्लीज। हाँ, सबसे पहले जब मैंने आपको बताया वेस्ट रिज में 25 अक्टूबर को आ गए थे, जी। ठीक, कमांड बदली ब्रिगेड की, और बड़ी रोमांचक बात है, जब हम पहले उधर तैनात थे तो सबसे पहले उधर 5 इन्फेंट्री ब्रिगेड जो थी उसके अंडर हम आते थे। कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के लिए 181 ब्रिगेड अच्छा के कमान में आ गए, और 31 अक्टूबर से 30-31 अक्टूबर को 11 इन्फेंट्री ब्रिगेड के नीचे आए। तो वो कमांडर थे ब्रिगेडियर एनसी रॉले, बहुत ही उम्दा शूरवीर कमांडर थे। उन्होंने आया तो उन्होंने कहा ऑफेंसिव डिफेंस लड़ेंगे। अच्छा। एक पार्टी तैयार करी गई, ठीक है, कैप्टन माथुर के नीचे उनको बोला गया, संकेत मिले थे कि ग्रीन पिंपल एक इलाका था हमारे इलाके के नज़दीक, वेस्ट रिज के नज़दीक, जहां दुश्मन पाया गया था हमारे एक पेट्रोल के द्वारा, कि उसको जाके कब्जा कर लिया जाए। शाम को लास्ट लाइट के बाद ये लोग वलोंग से चले, पूरी रात चलते गए, पूरे हथियार, सामान, एमुनिशन के साथ में।
अगले दिन 6 नवंबर को फिर उस पर हमला बोल दिया। चीनियों ने माना ही नहीं था कि भाई भारतीय फौज कोई ऐसा अटैक भी उनके अगेंस्ट कर सकती है। अच्छा। वो तो ये मान के चले थे भी जैसे लद्दाख में और इधर तवांग वगैरह में हुआ वही हाल इधर भी हो रहा होगा, ये दो भगदड़ में ही रहेंगे। उनको नहीं मालूम था कि उसका सामना छेकमाओं से है। तो ये अटैक किया गया और सरप्राइज के तौर पर खूब सफलता मिल गई। उसके बाद बात प्रेस्टीज की आ गई। उस समय हमारी अगर उधर लगभग लगाओ आप के बटालियन थी अगर उस इलाके में, तो उनके उधर 3 बटालियन थी। 3 बटालियन थी। अच्छा। और एक पूरी बटालियन ग्रीन पिंपल और येलो पिंपल में उधर बैठे हुए थे। तो उन्होंने जैसे हमें ये सफलता मिल गई तो उनके लिए तो एक तरह से बहुत बड़ी हार थी, क्योंकि ये खबर तो जल्दी से फैल जाती है। तो इसके चलते उन्होंने बहुत बड़ा उनके ऊपर हमला किया। कैप्टन माथुर को बताया गया था, ठीक है, कि भाई आपको आर्टिलरी का सहयोग मिलेगा आपके अटैक में, लेकिन वो नहीं आया। तो ऐसे हालात में एक तो टुकड़ी भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, वो लगभग मान लो 50-60 लोग थे, ठीक है, और उनके अगेंस्ट 100 आदमी डिफेंस में थे। अच्छा। ठीक है। और ये माना जाए कि जब हम पहाड़ियों पे अटैक करते हैं जी, और थोड़ी ऊंची पहाड़ियां हो तो उधर माना जाता है कि 1/8 अगर ऊपर 100 लोग हैं तो 800 लोग हमला करते हैं। और इधर हमारे कोई 100 आदमी थे, लगभग 60 लोग हमला कर रहे थे। उन हालात में इन्होंने विजय हासिल करी उधर जाकर, क्या कहे, सफलता मिली। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, रेशियो रिवर्स हो गया। ठीक है। और उसमें कौन हाथ मारता है? छेकवा, कैप्टन माथुर और उनकी टीम। अब देखिए कितनी प्रेरणा होगी जवानों के बीच में, कैसा नेतृत्व रहा होगा, बिल्कुल सही बात, कैसी योजना रही होगी और क्या उनकी अपना स्पिरिट रही होगी उस समय में। तो जब ये आरटी सपोर्ट नहीं आई, हमले पे हमला आना शुरू हुआ और ये लोग, मैंने आपको बोला, पूरी रात चले थे और फिर लड़ाई में घुस गए। तो कुछ कैजुअलिटीज भी हो रही थी, असला भी खत्म हो रहा था कि अपने साथ थोड़ा ना ले जा सकते थे। और कोई बाहरी मदद ऐसी नहीं थी कि ये अगर है तो पीछे से फ्रेश ट्रूप्स आएंगे और वो उसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं था। तो फिर हुक्म मिला कि आप आ जाइए वेस्टरिज में। अच्छा। तो वेस्टरिज में शरण किसने दी? लेफ्टिनेंट विक्रम ने। उन्होंने कवर किया। ठीक, ये इधर आ गए। अभी 14 नवंबर को चाचा नेहरू का जन्मदिन है। तो कोर कमांडर साहब ने सोचा कि चाचा नेहरू को गिफ्ट देते हैं जन्मदिन की। 6 कुमाऊं की 2 कंपनियों को अटैक पे लगा दिया। ठीक है। और ऊपर जो है वही उनका 1-2 कंपनी का जो डिफेंस बना हुआ था। 9:30 बजे हमला शुरू हुआ और हमले में 2 कंपनियां 6 कुमाऊं की। एक कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन बीएन सिंह और दूसरी कंपनी का कर रहे थे मेजर बीएम शर्मा। दोनों का हुआ। कैप्टन बीएन को थोड़ी ज़्यादा सफलता मिली। वो लगभग चोटी के 50 मीटर तक के इलाके को कब्जा कर पाए। और जैसे आप पहाड़ियों में जानते हैं कि पहाड़ियों में पहले छोटी पहाड़ी होती है, फिर थोड़ी और होती है, सामान्य वो होती है, फिर उससे ऊंची होती है। इस तरह से श्रृंखला चोटियों की चलती रहती है। तो एक एक करके खाते वो वहां तक कब्जा करते हुए पहुंच गए। और ऊपर जब पहुंच गए तो इस बार 6 नवंबर को तो ऑलरेडी इनको एक मिसाल मिल चुकी थी 6 कुमाऊं की। तो चीनियों के लिए तो बहुत बड़ा प्रेस्टीज इशू था कि इस बार फौज थोड़ी ज्यादा आई है और अगर ये बैठ गए तो हमको मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, पीछे माओ से हमें खत्म कर देगा। आप जानते हैं उधर क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल निर्दयी थे, निर्मम लोग थे, वो अपने ही सेना वालों को मारते थे। बिल्कुल ठीक। तो उधर चलते गए, कैप्टन बीएन घायल हो गए। लेफ्टिनेंट खत्री ने संभाला, जवान एकदम 19-20 साल का, मेरे पीछे मूव,
और कालिका माता की जय के उसमें चले जा रहे थे। और इस तरफ मेजर BN शर्मा, अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। अच्छा तो लेफ्टिनेंट जनरल ने कमान संभाल ली जी। और लेफ्टिनेंट जनरल अगेन फ्रेश, पुराने मतलब बैटल हार्डन्ड सेना मेडल फ्रॉम नागालैंड आए और उन्होंने फिर जोश भरा लोगों में, और इधर भी उतनी ही सफलता के साथ ये लोग आगे बढ़ने लगे। और रात को लगभग 10 बजे के आसपास चीनियों ने जवाबी हमला इनके ऊपर किया। सुबेरे 9:30 से येलो पिंपल के ऊपर हमला चल रहा था। तो कैजुअलिटीज भी हुई, औजार जो थे हमारे थोड़े कम पड़ रहे थे, एमिनिशन की कमी हो रही थी, रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत थी, लेकिन कोई उम्मीद नहीं थी रीइंफोर्समेंट के लिए, कोई साधन ही नहीं था जिसको भेजा जा सके। तो इसी दौरान में लगभग रात के 10 बजे चीनियों ने एक बहुत ज़बरदस्त जवाबी हमला हमारे ट्रुप्स जिन्होंने कब्जा किया हुआ था येलो पिंपल के काफ़ी भाग को, अच्छा उसके ऊपर किया। ठीक है। और इतना वो मजबूत हमला था, और कमांडर्स ने पीछे से एहसास उनको हुआ कि भी ज़्यादा देर तक हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे, और अगर हम इसको प्रेस ऑन करते हैं तो हमें नुकसान हो सकता है और काफ़ी क्षति पहुंच सकती है हमारे जवानों को। तो और अभी समय था, क्योंकि कोई रीइंफोर्समेंट तो कहीं से आ नहीं रही थी, तो जो भी हमारे पास हमारे जवान थे उनको, और जो भी साधन हमारे थे उनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखे, ताकि अगली जगह हम मजबूती से दुश्मन को लड़ाई दे सके। तो उसके लिए उचित जगह थी ट्राई जंक्शन, जो येलो पिंपल से ऊंची थी, तो उसका प्रभाव था। ठीक है ना। तो ये माना गया कि अब वो थोड़ा ऊपर है, अभी हम उस पोजीशन में आ जाएं जब वो नीचे आ जाएं और हम इनको पूरी तरह से नुकसान कर सके और वहीं उनको रोक सके। तो ऐसे हालात में चीन ने, जब हम लोग उधर से विड्रॉ कर रहे थे, और कहते हैं कि भी ये जो 2 कंपनियां गई थी, ठीक है, उसमें लगभग आधे लोग ही सही हालत में वापस पहुंच पाए। अच्छा ठीक है ना। उधर जो भी था येलो पिंपल में, अगर कोई घायल हो गए तो जवान के पास एक फील्ड ड्रेसिंग होती है, अपने आप लगा लेता है या साथी लगा देता है, उससे ज्यादा तो कर नहीं सकता था। ठीक है ना। और सब थके टूटे थे, पूरे दिन से जंग में जूझे हुए थे, प्रेशर था, खाने को किसी को समय मिला नहीं मिला। ठीक है। और अगला खाने वाले का भी पता नहीं था कि आएगा तो कहाँ से आएगा। तो इस हालत में ट्राई जंक्शन में इन लोगों ने पोजीशन ले ली। तो ट्राई जंक्शन में कैप्टन भाटिया, उन्होंने कमांड संभाली थी एक कंपनी के साथ। बहुत यंग ऑफिसर थे और पूरा जोश, बहादुर, और एडजुटेंट की ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन उनको भेजा गया इधर जाके अपना ट्राई जंक्शन में चीनियों को रोका जाए। तो चीनियों ने जब देखा कि येलो पिंपल से हम लोग लौट गए, तो उन्होंने पूरे जोर के साथ सुबेरे सूरज उगने से पहले ही वहां पर हमला बोल दिया। और जितना भी हो सके किया। पहला हमला विफल हो गया, दूसरा हमला विफल हो गया, और अभी कौन थे? कैप्टन भाटिया कमांड में, उनके साथ लेफ्टिनेंट खत्री जो उधर से लौटे थे वापस। कैप्टन BN तो कैजुअलिटी हो गए थे, उनको पीछे भेज दिया गया था। और अपना मेजर BN शर्मा, वही हाल था। तो लेफ्टिनेंट जिंदल थे। तो ये तीनों जो हैं अपने मोर्चों में डटे हुए उनका सामना कर रहे थे। घमासान युद्ध हुआ। चीन हमले के बाद हमले, आप जानते वेव में हमला करता है। एक हमला आया, ठीक है, वो किसी हद तक पहुंचा, और वो अगर कमजोर पड़ गया तो पीछे से दूसरा हमला आ जाता है, कभी एक दिशा से, कभी दूसरी दिशा, कई बार चारों दिशा से। तो ऐसी श्रृंखला में क्या हुआ, कैप्टन लेफ्टिनेंट भाटिया वो भी घायल हो गए। अच्छा। लेफ्टिनेंट खत्री भी घायल हो गए। लेफ्टिनेंट जिंदल, उधर एक आर्टिलरी के ऑफिसर थे जो उधर साथ में तैनात थे, उनको क्या नाम चोट पहुंची। लेफ्टिनेंट जिंदल उनको लेके सुरक्षित जगह में उनकी इलाज के लिए ले गए।
तो ये लोग कर रहे हैं। और हालात क्या थी, कभी वो हमारे मोर्चे तक आ जाते थे अच्छा। और वापसी हतम गुत्था गुत्थी बैनर चार्ज ये वो से उनको पीछे पछेड़ दिया जाता था। तो कभी वो आगे कभी हम आगे, तो ये जो है चलता रहा। ठीक है। कैप्टन लेफ्टिनेंट खत्री घायल हुए, उनको बोला गया कि निकल जाएं, पर वो उधर डटे हुए थे। फिर उनको और चोट पहुंची तो कैप्टन भाटिया ने उनको लेफ्टिनेंट भाटिया ने उनको बताया कि आप जो है साहब को इवैक्यूएट करो इधर से। तो उनको पीछे इलाज के लिए ले जाया गया। अच्छा। और उधर ही ट्राई जंक्शन में एक चट्टान के पीछे कैप्टन बीसी चोपड़ा डॉक्टर थे। अच्छा। वो एक अपना टेम्पररी अस्पताल खोल के बैठे हुए थे। अच्छा। लोग आते थे, घायल होते थे, आके उनको पट्टी पुट्टी बांध देते थे, जहाँ छोटा मोटा ऑपरेशन किया, गोली निकाली और फिर वापस भेज दिया। फिर मोर्चे में जाके वही बंदा दोबारा फायरिंग जारी रखता था। तो ऐसे हालात में हुआ। कैप्टन भाटिया भी घायल हो गए। अच्छा। ठीक है। वो जब घायल हुए, सॉरी मैं कभी लेफ्टिनेंट कभी कैप्टन बोल जी जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है जी। तो लेफ्टिनेंट भाटिया जो है घायल हुए, जी। उन्होंने अपने आप को इलाज करने से इनकार कर दिया। अच्छा। उनको बताया गया कि आप सर अपना वो कर लो। नहीं, वो अपना ही लोकल अपनी ट्रीटमेंट करने के बाद वो उधर डटे हुए थे। इतना तक कि अपनी मोटर पोजीशन में जाकर अच्छा। उन्होंने बम भी सप्लाई किए, क्या बात, उधर से फायरिंग कराई। क्या बात है। और ट्राई जंक्शन से थोड़ा पीछे हमारे जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर और बटालियन हेडक्वार्टर दोनों थे। अच्छा। तो वो देख रहे थे। पूरा दिन लड़ाई चली, सुबेरे 7:30 बजे तक लगातार लड़ाई चलती रही। अगले दिन सुबह ये 15 नवंबर को है जी। 15 नवंबर पे इन पे अटैक हुआ था, बिफोर सूरज उगने से पहले। और अगले दिन 16 नवंबर को 7:30 बजे तक उधर लड़ाई चल रही थी। और उससे पहले कुछ समय पहले निर्णय लिया गया कि ये पोजीशन अभी हमारे से संभलने वाली नहीं है। अच्छा। पीछे से फोर्ट डोगरा की एक पूरी बटालियन आने वाली थी इधर हमारी मदद के लिए, ताकि मोर्चा मजबूत कर लिया जाए और डट के सामना किया जाए। लेकिन उनमें से पूरी बटालियन, लगभग आप लगाओ 800 बंदे चले थे, उनमें सिर्फ 35 बंदे और एक अफसर पहुंचे, 33 बंदे और एक अफसर वहां पहुंचे। रास्ते में ही चीनियों ने उनके ऊपर एम्बुश लगाए हुए थे, काट दिया। कुछ चढ़ाई ऐसी थी कि नहीं चढ़ पाए, ऊपर जाके फिर वो नीचे लौट आना पड़ा। इस हालत में उधर 33 बंदे पहुंचे। लेकिन जब 33 बंदे पहुंचे 15 को थोड़ा सा शाम को, तो एक अच्छी उमंग, एक दोबारा एक लहर जोश की दोबारा से आ गई और फिर लोग डट गए उधर। और फिर इस तरह से चलता रहा है। और मैंने आपको बताया कि ब्रिगेड ने बोला भी ठीक है, आप लोग सब निकल जाओ इधर से और पीछे विलोंग में जाकर आप पोजीशन लीजिए। तो इधर से जो फौज है स्लोली क्योंकि ऐसे नहीं होता कि भी जब विड्रॉ किया जाए एकदम से सब उठ के चल जाते हैं। उसमें कुछ लोग रोके रखते हैं, कुछ जाते हैं, फिर उनमें से कुछ लोग रह जाते हैं, बाकी निकल जाते हैं। और एक एक करके इस तरह से सुरक्षा के पूरे उससे पैरामीटर्स के अंदर वो पीछे जाते हैं। और अब क्या था, अब दुश्मन और वलोंग के बीच में कौन खड़ा था? लेफ्टिनेंट बिक्रम सिंह। और ये वेस्टरिज एक ऐसी जगह थी, उसको कब्जा किए बगैर वो अपना एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो था वलोंग का जी, उसके ऊपर वो अपना कब्जा नहीं जमा सकता था। यह खत्म हो गया तो जैसे ही ये युद्ध तकरीबन उनको लग रहा था कि अब ये इधर ज़्यादा देर तक भारतीय सेना जो है टिक नहीं पाएगी, और ऑलरेडी उन्होंने डिसाइड किया कि कहीं और जाके पीछे वो उनका नेक्स्ट स्टेज में मुकाबला करेंगे। तो ऐसे हालात में उन्होंने पूरी फौज को, जो अकेला अभी बीच में रोड़ा अटका हुआ था वेस्टरिज का, उसके ऊपर हमला कर दिया। 1000 ट्रूप्स, बाप रे, अटैक पे अटैक। और लेफ्टिनेंट बिक्रम की बात हुई थी अपने ब्रिगेड कमांडर से, बटालियन जो है उससे संपर्क हो नहीं पा रहा था, और बटालियन से जब हुआ तो उनका ब्रिगेड से संपर्क नहीं हो पा रहा था। अच्छा। तो काफ़ी दिक्कत थी उस समय में। और फिर इनकी डायरेक्टली ब्रिगेड कमांडर से बात हुई और ब्रिगेड कमांडर ने पूछा कि भाई
आप कब तक उधर रोक सकते हैं? बोले जैसे हुक्म मिलेगा मैं करूंगा। अच्छा, तो बोला कि आप कम से कम उनको 11 बजे तक रोक के रखें। नहीं तो जितना देर हो सके उनको उधर रोक के रखो। लेफ्टिनेंट विक्रम ने ब्रिगेड कमांडर को बताया कि सर चारों तरफ से दुश्मन है और चौथी तरफ खाई है, अच्छा, नफरी बहुत ज्यादा है, हम डट के मुकाबला कर रहे हैं और 11 बजे तक मैंने अगर इनको रोकना है तो याद रहे कोई भी लौटेगा नहीं, कोई भी पीछे उठेगा नहीं। ठीक है, अभी याद करिए उन्होंने अपने पिता को चिट्ठी लिखी थी, जी, मैं ऐसा काम करूंगा कि मेरे कौम का नाम हमेशा ऊंचा ऊंचा रहेगा। रहेगा। मैंने अपने साथियों का बहुत का बदला ले लिया है और औरों को मारूंगा और अपना बदला लूंगा। और इधर ब्रिगेड कमांडर को बता दिया है कि सर इधर से कोई लौटेगा नहीं। तो उधर सुबेरे से लेकर लड़ाई चलती जा रही है। जब ये समय पूरा हो गया 11 बजे का, तो अब इनके पास वो थी परमिशन थी कि भी ये पीछे भी हट सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं। और लेफ्टिनेंट विक्रम ने अपने पूरे साथियों को बोला कि मैं यहां से हिलूंगा नहीं, आप लोग एक एक करके आप निकल जाओ। अच्छा, दूसरा उन्होंने हुक्म दिया, हमारे मोटर्स थे वो उनके पोजीशन से फायर कर रहे थे, उन्होंने मोटर जो है उसको खाई में फेंक दो, दुश्मन के हाथ नहीं आना चाहिए ताकि दुश्मन उसको इस्तेमाल ना कर सके। फिकवा दिए। ये सब चल रहा है, खूब लड़ाई चल रही है। उनके साथ उनके 2 साथी हैं, एक नैन सिंह, एक दीवान सिंह। नैन सिंह उनका खास बडी और दीवान सिंह उनका रेडियो ऑपरेटर। अच्छा, इनका काम होता है कि जंग के दौरान में जो भी मैसेज है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर का वो कायम रखे। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि नैन और दीवान बेटा आप निकलो, मैं इधर संभालता हूं। मना कर दिया उन्होंने। बोले सर जाएंगे तो एक साथ जाएंगे और जब तक आप हैं हम यहां से नहीं हिलेंगे। कुछ ही क्षण में 11 बजे की बात है, 11:30 पौने 12 आप लगा लो। सही अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि लॉग तो कोई है नहीं उसका। उस समय में एक बुलेट आता है, उनके हेलमेट के को चीरते हुए निकल जाता है। अच्छा, हेलमेट भी मजबूत नहीं थे उन दिनों में, प्रोटेक्शन थी। ठीक है, वो डिपेंड करता था किस एंगल से गोली चल रही है। ठीक है, सही बात। भाई उनको लगी, अच्छा, लड़खड़ाए, जाहिर नहीं होने दिया अपने साथियों को, कुछ ज्यादा हो गया। बगल से एलएमजी पकड़ी अपने साथी की और लेके डग 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 लगे हुए। और कुछ समय के बाद जब उनको भी थोड़ा सा आंखें थोड़ी सी बंद होने लगी और थोड़ी कमजोरी अपने आप को लगी होगी उनको, तो उन्होंने अपने साथियों को बोला अब मेरा ये हुक्म है आप यहां से निकल जाओ। अब मैं नहीं सुनूंगा कि मैं इधर हूं या नहीं हूं, मैं हूं, मैं संभालूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं और आप लोग सुरक्षित जगह जाइए। अच्छा, आदेश, सख्त आदेश। नहीं हुआ। ये बातें चल रही है। सिपाही नैन सिंह, एक आरटी का शेल आता है, उसका स्प्लिंटर लगता है, अच्छा, पेट चीरते ओ हुए, बाप रे, आंतड़ियां बाहर। और नैन सिंह क्या करता है, आंतड़ियां पकड़ी, अंदर डाली, फील्ड ड्रेसिंग लगाई, ओहो, हथियार पकड़ा और लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह के साथ। आप पूछ रहे थे ना मोराल क्या होता है, देखिए ग्रिट क्या होता है, कुछ बताने की जरूरत है, ऐसे होता है। और ऐसे है हमारे भारत के जवान, मेरे 6 कुमाऊं के जवान। फायर करता रहा और ये फायर करते करते फिर स्प्लिंटर लगता है। अच्छा, और नैन सिंह शहीद हो गए। ओ, दीवान सिंह उसी हालात, बगल में डटे हुए हैं जय, और फायरिंग आती है, उनको
घायल कर देती है और इतना ज़्यादा वुंडेड हो जाते हैं कि वो भी वहीं पे वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट विक्रम लगे हुए हैं, तब तक डटे हुए हैं जब तक एक गोलियों की बौछार उनकी छाती को चीरते हुए पार हो गई और फिर उनसे संभला नहीं गया। लेफ्टिनेंट विक्रम, जैसे मैंने आपको बताया था, वो आखिरी सिपाही ही थे वेस्ट रिज पे जो अकेले दिखे। उनके बाद कोई उनको देखने वाला नहीं था, क्योंकि उनके पूरी कंपनी के जो 37 के 37 लोग जो उनके साथ थे, उनके कंगाल मिले 2009 के आसपास, वो भी एक ही ट्रेंच के अंदर। अच्छा, मंगर होता है ना, जी 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 जी। वो क्या किया था, लोकल जब जाते थे तो वो देखते थे, तो वो पकड़ के इकट्ठे करके एक चीज में उधर डाल दिया। और ये लोकल्स ने ही बताया था असम रेजिमेंट को, आई थिंक 6 या 9 असम थी, उनको बताया था। और उन्होंने फिर बताया, जिसकी वजह से जाके पहचान करी गई और पता लगा कि ये सारे बंदे जो थे ये लेफ्टिनेंट विक्रम के डेल्टा कंपनी के थे। उनके नाम से आज एक मेमोरियल बना गया है उधर। और अभी खास वेस्ट रिज पर एक मेमोरियल हेलमेट टॉप पे है, जिनमें ये सारे जो है डेल्टा कंपनी के जवान जो वेस्ट रिज पे थे और बाकी जो जवान उनके साथ थे, अल्फा कंपनी के भी एक प्लेटून उधर थी उनके साथ में, उनके सारे उधर हेलमेट्स लगाकर बहुत शानदार मेमोरियल बनाया गया है। लेफ्टिनेंट विक्रम का बस्ट है उधर, पूरा उसमें लेख लिखा गया है। लोग उधर जाके आजकल श्रद्धांजलि देते हैं, टूरिस्ट पॉइंट बन गया है। क्या बात। आज के दिन में उधर 6 बिहार बटालियन है, वो बटालियन जो गलवान में थी, याद है आपको? बिल्कुल, गलवान में बिल्कुल। वो सेम अभी उधर है। अच्छा। और वो उतने ही सम्मान और उतने ही अपना श्रद्धा से उसका संभाल कर रखते हैं और आने वाले लोगों को बताते हैं इसके बारे में। तो लेफ्टिनेंट विक्रम जो है, ये उनकी कहानी थी। बहुत हमारे बहादुर दूसरे थे, सम्मानित हुए, ये उनसे कम नहीं थे। और आज भी अगर पलटन में वोलोंग के युद्ध की बात होती है तो लोग लेफ्टिनेंट विक्रम की कसम खाते हैं। बताइए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और जब बात शहीद होने की हो, और तो क्या एक सवाल है कि सैनिक सच में मर जाता है, अपनी बॉडी के साथ चला जाता है, या फिर इतिहास बन जाता है, किस्से कहानियां बन जाता है, किताबों में आ जाता है, या उससे कहीं ज़्यादा एक भाव जो उस रेजिमेंट के साथ, उस बटालियन के साथ, उस यूनिट के साथ रह जाता है जिंदगी भर, एक विरासत के तौर पर, जिसको याद कर लोग फक्र महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। वो जज्बा बन जाता है अपने आप में। जब वो मोमेंट आता है युद्ध का, जब दुश्मन सामने हो, तो क्या उसी रूप में वो जज्बे के तौर पर आ जाता है? कैसे एक्सप्लेन करेंगे एक सैनिक के चले जाने को? थोड़ा सा बताएं। बहुत मुश्किल सवाल है, इसके कई जवाब हैं। ऐसे वीर जवान, एक तो छाती, सीना फूल जाता है गर्व से, वे कैसे योद्धा है। दूसरी तरफ से दुख आता है, भरी जवानी, बेवा बीवी, अनाथ बच्चे और असहाय माँ बाप पीछे छोड़ के जाना पड़ते। लेकिन जवान कभी मरता नहीं, सैनिक कभी मरता नहीं, और ना कोई उसको मरने देता है। उसकी वीर गाथाएं जो है वो एक फोकलोर बन जाते हैं, युगों युगों तक इतिहास लिखा जाता है, उनका नाम आता है, लोग उनके बारे में बात करते हैं, लोग उन्हें सम्मान देते हैं और लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। जो इनकी विरासत थी, आज ये अगली पीढ़ी की विरासत बन जाते। तो ये श्रृंखला दर श्रृंखला आगे चलती रहती है। तो कोई भी
त्याग बलिदान जो है वो कभी खत्म नहीं होता है। वो अमर हो जाता है। ये भावना है, ये श्रद्धा है, ये सलाम है उन सब महान शक्तियों का जिन्होंने ऐसे काम किए जिससे हमें जिंदगी भर प्रेरणा मिलती है और आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेती हैं। और जो ये मौजूदा पीढ़ी है, जो आज के हमारे युवा हैं, अगर ये किताब पढ़ते हैं तो इस किताब से कोई एक बात अगर मैं कहूँ, इस किताब से लेकर उठें और उसे अपने जीवन में लाएं या उसका अनुसरण करें, तो वो क्या हो सकती है? आप क्या समझते हैं? हाँ, युवा पीढ़ी, ग्रेट ब्लड एंड ग्लोरी। आप सैनिक हैं, तीनों चीजें आपके लिए जरूरी है। अगर आप सैनिक नहीं भी है तो अगर देश सेवा करनी होती है तो उसका एक रूप नहीं होता, सिर्फ सैनिक बनना नहीं होता या सेना बन के काम करना नहीं होता। आप किसी भी फील्ड में हैं, ग्रिट मत छोड़िए, खून की बजाय पसीना बहाइए और शौर्य आपको अपने काम से मिलेगा। आज देखिए आप, जो मॉडर्न युद्ध है इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करता है, उसके लिए क्या चाहिए? सैटेलाइट। कौन बनाता है? हिंदुस्तान का साइंटिस्ट, हमारे डीआरडीओ के योद्धा, वो भी योद्धा है। ठीक है, अगर हमने नया हथियार बनाया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम वाला, किसने बनाया? वैज्ञानिक ने बनाया। इन सारी चीजों को संयोग करते हुए जो अभी नए नए इंफॉर्मेशन उठती है जी, ठीक है, हम क्या करते हैं? पुराने लेते हैं, ये हुआ था, ऐसे हुआ था, इसका वो हुआ, और अगर उसका तोड़ निकालना है तो क्या करना पड़ता है? लैपटॉप पे बैठना पड़ता है ना, पूरा करके एक योजना बनानी पड़ती है। वो कौन करता है? आईटी वाला करता है। हमारे जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, आप ले लीजिए हमारा कल्याणी भारत फौज, अति मतलब मॉडर्न आर्टिलरी गन्स बना रहे हैं, ठीक है, अपने गाड़ियां बना रहे हैं, और आगे भी एरोनॉटिक्स में भी काम करने वाले हैं। टाटा है, बिरला है, ये भी तो योद्धा है। इनका सहयोग उतना ही है जितना फौज का है। फर्क सिर्फ इतना है, या आगे किसी का भी ले लीजिए, सरकारी कर्मचारी है, अगर हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है तो देश में रहने सहने का तौर तरीका बढ़ता है, उससे लोग और अच्छी तरह से प्रोडक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड है, वो गार्ड करता है हमारी सीक्रेट्स को, समझ गए, हमारी विरासत को, हमारे लोगों को सुरक्षित फील करता है। सैनिक सीमा पे भी डटा हुआ है, जान पे आ जाए, लेकिन इसके लिए खून बहाऊंगा, दुश्मन का, जरूरत पड़ी अपना, लेकिन मेरे देश पे आंच नहीं आएगी, मेरे तिरंगे पे आंच नहीं आएगी। तो ये सबक लेना चाहिए। आप कहीं पे भी हैं, आप भी देश के नाम को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दे रहे हैं, तो आप अपने आप को रोके मत, अपनी काबिलियत से ऊपर उठे। आप दृढ़ निश्चय बनाए कि कुछ ऐसा काम करूंगा कि नाम बनेगा, और आप जूझ जाए। कोई शक नहीं है कि जल्द ही, और जितना हम सोच रहे हैं उससे पहले शायद हमारा देश एक विश्व शक्ति के नाम से उभरेगा। बिल्कुल, कोशिश यही होनी चाहिए सर। और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आप 6 कुमाऊं का हिस्सा रहे, वही 6 कुमाऊं जिसकी अनंत गाथाएं हैं, और 62 के युद्ध का हमने सिर्फ जिक्र किया अभी तो, और वो भी वलोंग का, और लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर के बारे में जो आपने अंदरूनी जानकारी दी, और इस किताब में जो विस्तार से उस पर लिखा गया है। मैं अपने तमाम दर्शकों से कहूँगा जो इस वक्त ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, किताब ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि अभी तो हमने आपको सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर इस पूरे किताब में है। और ग्रेट ब्लड एंड ग्लोरी की बात कैसे सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं, बल्कि आज के युवा पीढ़ी के लिए भी उतनी ही
ज़रूरी है या उस उनके जीवन में भी उसी लेवल पर लागू होनी चाहिए जो एक हमारे 6 कुमाऊं के सभी शूरवीरों के अंदर वो होती है। ये उनकी खासियत है, इसको आप अपनी खासियत भी बना सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ कर्नल हरभजनी सिंह जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये किताब लोगों को बहुत पसंद आई होगी। एक आखिरी संदेश आप जो देना चाहते हैं इस किताब को लेकर। भुवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और NFF न्यूज़ चैनल का कि आपने मौका दिया मेरे को कि 6 कुमाऊं की हिस्ट्री को मैं आपके द्वारा जी जनता के साथ साझा कर सकूं। और मेरा सिर्फ एक संदेश है, हम सब भारतीय हैं। मैं ना सोचें, हम सोचें। हम ना सोचें, भारत के बारे में सोचें। और मैं अपनी कुमाऊं रेजिमेंट की जो वॉर क्राई है उसके साथ इसका अंत करना चाहूँगा। आप भी कुमाऊनी हैं? जी बिल्कुल। मेरे साथ जुड़िएगा। जी बिल्कुल। कालिका माता की जय। जाहिर है ऐसी कहानियां खत्म नहीं होती हैं, वो बस भीतर उतर जाती है। 6 कुमाऊं की गाथा हमें यह नहीं सिखाती कि जंग कैसे जीती जाती है, बल्कि यह याद दिलाती है कि कर्तव्य कैसे निभाया जाता है। वलोंग की पहाड़ियां आज भी खड़ी हैं, लोहित नदी आज भी बहती है, और लास्ट मैन लास्ट राउंड कहने वाले वो जंगी आज भी हमारी आजादी की चौकी पर खड़े महसूस होते हैं। ग्रेट ब्लड एंड ग्लोरी हमें बताती है कि कुछ बलिदान कभी रिटायर नहीं होते, वो किंवदंती बन जाती है। कर्नल हरभजनी सिंह की इस बातचीत के लिए हम उन्हें दिल से धन्यवाद करते हैं, और श्रोताओं से इस वक्त जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनसे बस इतना कहना चाहते हैं कि जब 1962 का जिक्र हो तो सिर्फ हार नहीं, वलोंग और 6 कुमाऊं को जरूर याद रखिएगा। जय हिंद।